हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम पांडे और यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन की करंट अफेयर्स की सीरीज में ये आज हमारा सेकंड लेक्चर यानी कि पार्ट 2 का लेक्चर है। और पार्ट 2 में हम न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, यानी कि पोषण एवं खाद्य सुरक्षा रिलेटेड करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। और इसके पहले पार्ट 1 हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। एक 360 डिग्री हमने इसमें अप्रोच फॉलो किया है ताकि इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट या फैक्ट हो आपसे मिस ना हो। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। तो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट है अपने आप में। और करंट अफेयर्स आप जितना भी पढ़ लें आपको कम लगेगा। इसीलिए हमारा कोशिश ये है कि हम उतने ही टॉपिक्स या उतने ही कंसेप्ट को स्टडी करें जिससे 60 टू 80% करंट अफेयर्स आप सॉल्व कर ले जाएं। इसीलिए मैंने क्या किया है, जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक के जितने भी हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनका मैंने कंपाइल कर दिया हुआ है। ठीक है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं। राइट। ठीक है, तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि द ऑफिसर्स पॉइंट का टेस्ट सीरीज भी चालू है और हमने लगभग 5 सेक्शनल टेस्ट कवर कर चुके हैं। और अभी अभी भी 8 से 10 टेस्ट बाकी हैं। और इसके साथ ही नोट्स भी अवेलेबल है ऑफिसर्स पॉइंट का पेड बैच में। तो अगर आपको नोट्स हो या टेस्ट सीरीज हो या ये जो करंट अफेयर की फाइल है ये आपके पेड नोट्स में ही अवेलेबल होगा। अगर आपको इसे परचेज करना है तो पिन कमेंट में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन के साथ। ओके, सो इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पोषण कुपोषण एवं बाल स्थिति, बाल स्वास्थ्य स्थिति, मतलब कि न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड स्टेटस की बात करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो NFHS 6 का जो सर्वे का जो रिपोर्ट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके HU एग्जाम के लिए। तो इस रिपोर्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। तो NFHS 6 बेसिकली मतलब क्या होता है, दैट इज NFHS का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और ये 6th वर्जन है, यानी कि छठा वर्जन है ये। इसके पहले 5 ऐसे रिपोर्ट्स और आ चुके हैं। तो ये जो 6 रिपोर्ट है ये 2023 और 24 के डेटा पर बेस्ड है, इस डेटा पर आधारित है, इस वर्ष के डेटा पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 29 मई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, NFHS 6 की जो नोडल एजेंसी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम करती है, वो क्या है, IIPS। IIPS जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, IIPS का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो IIPS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, पॉपुलेशन साइंसेस। ये IIPS का फुल फॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये मुंबई में लोकेटेड है। ओके, तो इस IIPS ने भारत के लगभग 715 डिस्ट्रिक्ट्स को, 715 जिलों के लगभग 6,80,000 फैमिलीज में सर्वे किया था। और उस सर्वे के बेसिस पर एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या क्या, वो हम देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस सर्वे ने स्टंटिंग के बारे में बताया है। स्टंटिंग बेसिकली मतलब होता है नाटापन, है ना, नाटापन। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टंटिंग है वो 35% से घटकर ये 29.3% पर आ गई है। मतलब इसमें हमने इंप्रूवमेंट किया है ना। ओके, तो ये बेसिकली 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये स्टंटिंग का रिपोर्ट है। हाँ, हम ये भी समझेंगे स्टंटिंग बेसिकली होता क्या है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने अपने जो हेल्थ रिलेटेड, जो सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स में कवर किया है बहुत डिटेल तरीके से। आप प्लेलिस्ट में आप उससे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं स्टंटिंग बेसिकली क्या होता है। ओके, तो स्टंटिंग एक क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का रिजल्ट होता है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि आप लंबे समय से, अगर कोई बच्चे में पोषण की कमी है लंबे समय से, तो उसे हम स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट क्रॉनिक स्टंटिंग इज। ठीक है, ओके। देखिए, जब बच्चों को लंबे समय तक जो जरूरी प्रोटीन्स है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलते हैं तो उसकी हाइट उसकी उम्र के मुकाबले कम रह जाती है।
ठीक है, यानी कि हाइट क्या रह जाती है, कम रह जाती है उसके एज के अकॉर्डिंग। इसी स्टेटस को हम कहते हैं स्टंटिंग। ओके, अब इससे दिक्कत क्या है? स्टंटिंग की वजह से बच्चे का जो ब्रेन है और फिजिकल डेवलपमेंट है, ये परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्टंटिंग क्या है, नुकसानदेह है। और ये स्टंटिंग का डेटा है। तो पिछले सालों में हमने क्या किया है, हमने इंप्रूवमेंट यहाँ पे हासिल किया है, जो 35% से घटकर स्टंटिंग अब 29% पर आ गई है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, नेक्स्ट, अब हम वेस्टिंग की बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट में वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन किया गया, सीवियर वेस्टिंग यानी गंभीर वेस्टिंग। इसमें गंभीर वेस्टिंग के जो मामले हैं, जो रेट है, वो 7.7% से घटकर ये 5.2% पर आ गई है। ओके, तो इसमें भी क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। देखिए, एनएफएचएस का जितना भी डेटा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, अब ये भी समझेंगे कि ये वेस्टिंग क्या है। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, वेस्टिंग एक एक्यूट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है, मतलब अचानक से और गंभीर रूप से वजन का गिरना। ठीक है, अचानक अगर वेट कम हो रहा है तो मतलब आप वेस्टिंग के शिकार हो। ठीक है, इसका इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब अचानक जब आपका फूड होता है, ठीक है, फूड आपको नहीं मिल पाता है और सीवियर इन्फेक्शन का आप शिकार हो जाते हो, जैसे कि डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, तो इसके वजह से बच्चे का वजन उसकी लंबाई के अनुपात में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसका वजन क्या होता है, लंबाई के अनुपात में रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे आप कहते हैं वेस्टिंग। ठीक है, स्टंटिंग में हमने क्या देखा था, हाइट देखा था, हाइट कम हो जाता है एज के अकॉर्डिंग। और वेस्टिंग में क्या हो जाता है, वेट कम हो जाता है एज के अकॉर्डिंग, या सॉरी, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है, स्टंटिंग और वेस्टिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब बेसिकली वेस्टिंग से क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेट बढ़ जाता है, यानी कि बच्चे की डेथ होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है वेस्टिंग की वजह से। ओके, और स्टंटिंग की वजह से क्या होता है, उसके ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट का जो रेट है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अंडरवेट की बात करते हैं। अंडरवेट यानी कि अल्प वजन। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन का प्रसार 32.1% से घटकर ये 31.8% पर हो गया है। इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ है, बट कम जरूर हुआ है, आप इसे नोट नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, अंडरवेट ये क्या होता है, ये स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों का एक कंबाइंड इंडिकेटर है ये। ठीक है, जो क्या करता है, उम्र के कंपैरिजन में, उम्र के मुकाबले ये वजन को मापता है। ठीक है, ओके, वजन को ये मेजर करता है। तो क्या है ये, अंडरवेट, अंडरवेट इज इक्वल टू, अंडरवेट इक्वल्स टू स्टंटिंग प्लस वेस्टिंग। ठीक है, स्टंटिंग प्लस वेस्टिंग। ओके, सॉरी, स्टंटिंग प्लस वेस्टिंग, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम कहते हैं अंडरवेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग गैप की बात करते हैं, यानी कि पूरक पोषण अंतर की बात करते हैं। ये है क्या, समझते हैं। ओके, समझते हैं। देखिए, 6 से 8 महीने के 40.5% शिशुओं को समय पर पर्याप्त पूरक आहार नहीं मिल पाता है। तो ये रिपोर्ट क्या बोलता है, कितने परसेंट जो ये है, इन्फेंट हैं, जो शिशु हैं, उनको समय पर पूरक आहार नहीं मिल पाता है। तो 40.5% शिशुओं को नहीं मिल पाता। ये रेट बहुत ज्यादा है, मतलब स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, यानी कि 6 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं, उनको समय पर कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं मिल पाता है। मतलब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फूड मतलब क्या, जो एक ठोस आहार होता है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने तक के बच्चों को सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड होना पड़ता है, यानी कि वही देना भी चाहिए, राइट। लेकिन इसके बाद में हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सेमी सॉलिड फूड पर आ जाते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत हम सॉलिड फूड देने लगते हैं। ठीक है, और ये समय पर ना देने से बच्चों में स्टंटिंग का बहुत ज्यादा केसेस देखने मिल सकता है। ये स्टंटिंग का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से 8 महीने के बाद बच्चों को सेमी सॉलिड फूड देना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चे स्टंटिंग का शिकार हो जाएंगे।
ओके, यानी कि नाटकपन का शिकार हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम टीकाकरण की बात करते हैं। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन तो 12 से 23 माह के 12.9% बच्चे अभी भी आंशिक रूप से प्रतिरक्षित या बिना टीकाकरण के हैं। ये भी बहुत बड़ा डेटा है। मतलब आज के जमाने में भी लगभग 13% जो बच्चे हैं अभी भी या तो वो पार्शियली वैक्सीनाइज इम्यूनाइज्ड हैं, मतलब उनको आधा अधूरा ये वैक्सीनेशन दिया गया है, या तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कौन से एज के बच्चे? 12 से 23 माह के बच्चों में। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भावस्था में आईएफए कवरेज की बात करते हैं। तो आईएफए बेसिकली क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए। दैट इज बेसिकली आयरन, आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, तो केवल 37.8% जो प्रेग्नेंट वेमेन है सिर्फ यही आईएफए का कोर्स पूरा करती हैं। इमेजिन, ये भी बहुत खराब डेटा है हमारा। ठीक है, ओके, देखिए बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 180 दिनों का ये एक कोर्स होता है। फॉलिक एसिड, आयरन और फॉलिक एसिड का एक कोर्स होता है। तो जिससे क्या होता है, जो मदर होती हैं और जो बच्चे होते हैं इनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी इनकी डेवलप होती है, राइट। और ये जो कोर्स 180 दिनों का, ये सिर्फ 37.8% प्रेग्नेंट वेमेन ही कंप्लीट कर पाती हैं। बाकी लोग बीच में छोड़ देते हैं या तो उन तक ये सर्विस पहुंच ही नहीं पाती है, राइट। जिसके वजह से क्या होता है, हाई मैटरनल एनीमिया और लो बर्थ वेट का ये मेजर कॉज है बेसिकली। किसका? हाई मैटरनल एनीमिया का। ओके, और यानी कि मदर्स में और बच्चों में क्या होता है, उनमें एनीमिया होता है बेसिकली, यानी कि अ, जो अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड है बॉडी में वो कम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन या ये आयरन की डेफिशिएंसी होती है। दैट इज व्हाट एनीमिया इज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? कुपोषण का दोहरा बोझ यानी कि डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसके बात करते हैं क्या है ये। ओके, देखिए इंडिया में एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन जैसे कि स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी हो गया, इसकी तो बहुत बड़ी समस्या है ही। और दूसरी तरफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या हो रहा है, जो हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे क्या होता है, मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गया, है ना। और जैसे नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, क्या क्या है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में? डायबिटीज, डायबिटीज हो गया, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, कार्डियो वैस्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गया, राइट। इसकी तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपकी सेडेंटरी लाइफ की वजह से, यानी कि एक जगह पर ही बैठकर काम करने से, यानी कि लो फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं, इसका शिकार हो रहे हैं। मतलब एक तरफ क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो है ही, पोषण पोषक तत्व की डेफिशिएंसी यानी कमी तो है ही बच्चों में, स्टंटिंग है, वस्टिंग है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इन बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसे कहते हैं डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का दोहरा बोझ। ये तेजी से बढ़ रहा है, राइट। ओके, ठीक है, तो ये रहा हमारे पॉइंट वन में इतने कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब हम पॉइंट टू की बात करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं वितरण प्रणाली की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है? सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय अन्न, सॉरी, गरीब कल्याण अन्न योजना। मैं यहां लिख देता हूँ। हाँ, लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको अगले 5 वर्षों के लिए एक्सटेंशन मिल गया हुआ है। मतलब इसको, इस स्कीम को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया है कि अब जो लाभार्थियों की संख्या है, लाभार्थियों की संख्या कितनी है? लगभग 81.35 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इतने बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम के लिए। जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें
पर पर्सन को 5 kg फूड ग्रेन उनको पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, पर मंथ 5 kg फ्री में फूड ग्रेन्स उनको मिल रहा है इस स्कीम के तहत। ओके, और इसमें 11.80 लाख करोड़ केंद्र सरकार इसमें फंड अलॉट करती है। ये इसका खर्चा है। 11.80 लाख करोड़ इसमें अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया हुआ है। अच्छा, अब हम इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बन गया तो आपका मिस ना हो। तो सबसे पहले ये स्कीम लॉन्च कब हुआ था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये कोविड के टाइम पे 2020 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था, कोविड के दौरान ही। और 1 जनवरी 2023 को इसे एनएफएसए के तहत क्या हो गया है, 100% फ्री राशन में इंटीग्रेट कर 5 साल के लिए इसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंशन दे दिया गया था। ठीक है, फ्री राशन के लिए। ओके, अच्छा, मैंने आपको एक टर्म यहाँ पे बताया है कि एनएफएसए, एनएफएसए, आप इसमें डेट इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ओके, अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एनएफएसए की बात किया, तो एनएफएसए बेसिकली क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ये क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल। देखिए, हमारे नोट्स में ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सब मेंशन किया गया है आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको और भी सोर्सेज की तरफ भागना ना पड़े। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल। ओके, तो ये 2013 में आया था, 2013 में आया था ये। ठीक है, ओके, बेसिकली इसके आने के पीछे का लॉजिक क्या था? मतलब देश में जो लगभग 67% जो पॉपुलेशन है उनको कानूनी तौर पर बहुत ही बेसिक रेट पर, बहुत ही लाइक मतलब कम रेट पर उनको खाद्यान्न की गारंटी देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपके जो पीडीएस सिस्टम बेसिकली होते हैं, ठीक है, जो राशन की दुकानें बहुत इस पे बहुत सस्ते रेट पर इस पे क्या मिलता है, फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न मिलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में डिटेल में हमने अपने लेक्चर में भी और नोट्स में भी कवर किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अगर यहाँ पर डिस्कशन करने जाए तो बहुत बड़ा ये लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैं आपको यहाँ बता दिया कि ये लॉन्च कब किया गया था, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे एक सीबीडीसी आधारित पीडीएस सब्सिडी की बात की गई है, और इसमें गुजरात मॉडल को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, गुजरात मॉडल ये है, क्या समझते हैं? तो गुजरात सार्वजनिक वितरण प्रणाली सब्सिडी का हस्तांतरण आरबीआई अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो पहला है देश का, तो इंपॉर्टेंट डेटा बन जाएगा ये। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य, तो गुजरात राज्य। क्या है इसके बारे में समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होगा कि एक ई रुपया प्रोग्राम, ई रुपया वाउचर लॉन्च किया गया है। ई रुपीस का एक वाउचर मिलेगा। ओके, एक वाउचर डिजिटल, बेसिकली डिजिटल वाउचर है ये, जो केवल राशन की दुकानों पर फूड ग्रेन खरीदने के लिए ही रिडीम हो सकता है। जो आपके फेयर प्राइस शॉप्स है, जो राशन की दुकानें हैं, वहां पे फूड ग्रेन खरीदने के लिए यानी खाद्यान्न खरीदने के लिए ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस गुजरात मॉडल के तहत इससे क्या होगा, जो सब्सिडी का पैसा होता है इसका लीकेज नहीं होगा और फंड का डायवर्जन नहीं होगा। मतलब सब्सिडी का पैसा फूड ग्रेन के लिए जो आता है, सब्सिडाइज पैसे, वो सिर्फ फूड ग्रेन के लिए ही यूज हो, कहीं और इसका यूज ना किया जा सके। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए सीबीडीसी आधारित ये पीडीएस सब्सिडी सिस्टम है, जिसमें गुजरात मॉडल को डिस्कस किया गया है, और गुजरात ऐसा पहला स्टेट है जो इस वाउचर सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो थर्ड पॉइंट है नाउ, दैट इज बेसिकली अबाउट फूड सेफ्टी एंड प्रोसेसिंग, यानी कि खाद्य सुरक्षा मानक एवं प्रसंस्करण अवसंरचना, इसकी बात करते हैं। और यहाँ पे FSSAI, इन शॉर्ट आप इसे फसाई कहते हो। ठीक है, तो फसाई वीगन फूड लोगो की बात कर रहा है। इसमें है क्या समझते हैं, ये मैंडेट कर दिया गया है। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ये है क्या समझते हैं? देखिए, फसाई द्वारा मानकीकृत लोगो पेश किया गया, जिसमें भ्रामक दावों की रोकथाम व आसान पहचान हेतु अनुमोदित खाद्य उत्पादों पर 1 जुलाई 2027 से इसका प्रदर्शन अनिवार्य हो जाएगा। समझते क्या है बेसिकली?
सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वीगन फूड क्या होता है। वीगन फूड, देखिए वीगन फूड ऐसे उत्पाद होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जिसमें पशु अमूल का कोई भी घटक, कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि दूध भी हो गया, ये भी पशु से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, या डेयरी के जो डेरिवेटिव्स हो गए, दूध हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, है ना, मीट, अंडा, हनी, ये सब क्या है, इन सबको हम वीगन फूड कहते हैं, यानी कि जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर किसी फूड प्रोडक्ट पर यानी किसी पैकेट पर अगर वीगन का लोगो लग गया, ठीक है, वीगन फूड का लोगो लग गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, उसमें ऐसे किसी भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज नहीं किया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो जो कंज्यूमर को जो मिसलीडिंग दावे से वो बेसिकली बच सकते हैं, मतलब जहां पे अगर कोई जो शुद्ध वीगन पर्सन है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन है जो वेज तो है ही, देखिए वेजिटेरियन एक अलग कॉन्सेप्ट है। वेजिटेरियन जो होते हैं वो लोग अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन दे कैन ईट पनीर, पनीर खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, है ना, इनको हम वेजिटेरियन कहते हैं, यानी कि ये फूड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो खाते हैं, ठीक है, सॉरी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, उसके साथ साथ ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते ही हैं। लेकिन जो वीगन होते हैं वो ये एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं खाते हैं, यानी कि पनीर भी नहीं खाएंगे, दूध भी नहीं खाएंगे, दही भी नहीं खाएंगे, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वीगन, ठीक है। तो जो वीगन लोग होते हैं उनको ये क्लैरिटी मिलेगी कि भाई इसमें कोई भी एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, राइट। तो ये 1 जुलाई 2027 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसका जो क्यूआर कोड है वो इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हम एक फसाई की भी बात करते हैं। एफएसआई बेसिकली क्या है ये, तो फसाई, FSSAI, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। तो ये जो फसाई है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ये अधीन आता है, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। और फसाई बेसिकली अब आप देख ही रहे होंगे, महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर हैं, तुकाराम मुंडे साहब, जिन्होंने बहुत ये बेहतरीन काम कर रहे हैं फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सिक्योर करने में, उनको उनके हाइजीन मेंटेन करने में, राइट। तो अप्रिशिएबल है ये, ठीक है। तो ये फसाई, ये फैमिली वेलफेयर के अंडर आ रहा है। इसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका, उनके प्रोडक्शन में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में और उनके स्टोरेज में, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इन सबसे रिलेटेड चीजों को ये कंट्रोल करता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो फसाई का ये फंक्शन है, ये उनका काम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो अगला क्या है, स्ट्रीट फूड स्वच्छता एवं निगरानी। स्ट्रीट फूड स्वच्छता एवं निगरानी, तो अहमदाबाद नगर निगम द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए अनिवार्य क्यूआर कोड आधारित स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, किसने शुरू किया है, तो अहमदाबाद नगर निगम ने, एएमसी यानी कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्या समझते हैं, ओके देखिए, फूड पॉइजनिंग हो गया या वाटर बोन इंफेक्शियस डिजीज हो गई, ठीक है, इसको रोकने के लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया गया है। और जो वेंडर्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, यानी कि जो ठेले वाले लोग होते हैं, तो वहां पे हाइजीन की रेटिंग के लिए और इंस्पेक्शन डेटा को पब्लिक किया गया, यानी कि अगर उनके हाइजीन की रेटिंग क्या दिया गया है फसाई के द्वारा, या जो ये अथॉरिटीज होती हैं, इन्होंने हर एक शॉप्स को ये क्या दे रेटिंग दे रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि इंस्पेक्शन करने के बाद में इस स्टॉल पर या उस वेंडर को वार्निंग दिया गया है कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो जितना भी ये डेटा है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, ये स्कैन करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस वेंडर से खाना लेना है या नहीं लेना है, राइट। तो ये कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है, ये
अहमदाबाद में, गुजरात में। तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है स्ट्रीट फूड के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगला है विश्व का सबसे बड़ा दही संयंत्र, यानी कि कर्ड का जो ये प्लांट है, ये विश्व का सबसे बड़ा है। ये कहाँ शुरू किया जा रहा है? ये अमूल शुरू कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अमूल, काफी आपने नाम सुना रहेगा अमूल, है ना। बेसिकली अमूल का फुल फॉर्म शायद होता है, मैं आई एम नॉट दैट श्योर, दैट इज आनंद मिल्क रिलेटेड कुछ तो है जो कि आनंद में है। ठीक है, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं बेसिकली क्या है इसका, जब बात छेड़ दी है तो। अमूल, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आई विल सर्च, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, तो दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, ये अमूल का फुल फॉर्म है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या पता एग्जाम में आ जाए, पूछ ले। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसमें आनंद क्या है? गुजरात का एक शहर है आनंद। ठीक है, आनंद क्या है? गुजरात का शहर है, और यहाँ पे इस प्लान को लॉन्च किया गया था। ओके, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये क्या शुरू किया गया है? दही का या योगर्ट का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है, ये अमूल शुरू कर रहा है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, हावड़ा में। ओके, और ये 10 लाख किलो कैपेसिटी वाला ये क्या होगा? ये प्लांट होगा, मतलब एक दिन में 10 लाख किलो इसमें दही तैयार किया जाएगा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं अमूल की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है भाई। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 1 लाख करोड़ का कारोबार पार करने वाली भारत की पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी बन गई है। एफएमसीजी, ये पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है जो कि 1 लाख करोड़ यानी कि $1 मिलियन, नॉट $1 मिलियन, ठीक है, तो इसको बात नहीं करते हैं, ठीक है, कन्वर्जन में थोड़ा सा डेटा रॉन्ग आ सकता है। तो 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार करने वाली क्या है ये? भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी। ऐसा नहीं कि और कोई कंपनी नहीं है, लेकिन ये एफएमसीजी कंपनी की बात कर रहा है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब कि जो कि कम दाम में और डेली बेसिस पे जो खाने की चीजें होती हैं उनको बोलते हैं बेसिकली हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, सस्ते रेट में और जल्दी तरीके से, यानी कि खत्म होने वाली जो चीजें हैं, या फास्ट फूड आप कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली चीजें कह सकते हैं, आप उन्हें कहते हैं एफएमसीजी। तो ये कंपनी बन गई है अमूल। ओके, ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा मसाला प्रसंस्करण संयंत्र। तो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट है, ये मेघालय में स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑल्सो आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, इसे स्थापित इस वजह से भी किया गया ताकि पूर्वोत्तर के जो ऑर्गेनिक मसाले की जो वैल्यू एडिशन है और न्यूट्रिशन चेन जो सप्लाई है उसको मजबूत कर सके। ठीक है, उसको क्या कर सके? स्ट्रॉन्ग कर सके। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ टॉपिक पर आते हैं। तो ये क्या है? इट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन लिंक्ड एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, यानी कि पोषण संबद्ध कृषि, फसलें एवं जैव विविधता। ओके, तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। न्यूट्रिशन लिंक या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मध्य प्रदेश की जो 4 जनजातीय फसलें हैं, जो 4 ट्राइबल क्रॉप्स हैं, इनको जीआई टैग मिला है। ये 4 क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसे 3 स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, तो वो कौन कौन सी फसलें हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है सितही कुटकी। फर्स्ट इज सितही कुटकी, बेसिकली इसे आप लिटिल मिलेट भी कहते हो। दिस इज बेसिकली अ लिटिल मिलेट, मिलेट। ठीक है, सेकंड है नागदमन, नागदमन कुटकी। थर्ड है बैगनी अरहर, बैगनी अरहर, ये बेसिकली वहां का एक पारंपरिक दाल है। और चौथा है क्षत्रिय धान। ठीक है, देखिए ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली ट्राइबल क्रॉप्स हैं, यानी कि वहां मध्य प्रदेश की जो बैगा, एक तो है बैगा और गोंड जो जनजाति है, जो ट्राइब्स है, ये उनकी क्या है? ये उनकी एक पारंपरिक फूड है, इनकी एक ट्रेडिशनल फूड है ये। और ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर आपको पोषक तत्व मिलेंगे। और ये कैसे हैं? ये मोटे अनाज है, या कि
यानी कि ये मोटे अनाज या तो दालें हैं ये, जिसमें आपको फाइबर, प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो इनको क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, जीआई टैग दिया गया है, राइट? ओके, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा बेसिकली आपको जो जनजातियाँ हैं और जो लोग हैं उनको आयरन हो गए, कैल्शियम हो गया और जो डाइटरी फाइबर्स हो गए, ऐसे पोषक तत्व उनमें सफिशिएंट अमाउंट में उनको उपलब्ध हो जाएँ, जो कि इन चीज़ों में मिलते हैं। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आईसीएआर यानी कि ऑयल सीड्स किसान मित्र की बात करते हैं। आईसीएआर तो इसमें तिलहन उत्पादन, पोषण सुरक्षा व कृषि सहायता हेतु आईसीएआर द्वारा एआई आधारित व्हाट्सएप टूल विकसित किया गया है। मतलब बेसिकली क्या कि जो तिलहन हो गए यानी कि जो दाल तिलहन उत्पाद हो गए और जो फूड से रिलेटेड जो चीजें हो गई, ठीक है, उनकी सेफ्टी और एग्रीकल्चरल हेल्प के लिए उनकी मतलब किसानों के बेसिकली हेल्प के लिए एक एआई बेस्ड एक चैट बॉट बनाया गया। मतलब जिस तरीके से आप चैट जीपीटी पे चीजें पूछ लेते हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको अगर डिस्कशन या पूछना है, तो उसी तरीके से ये किसानों के लिए एक चैट बॉट है, व्हाट्सएप चैट बॉट, यानी कि किसान चाहे तो व्हाट्सएप पे उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो आईसीएआर ने किसान मित्र के लिए एक ये व्हाट्सएप टूल विकसित किया हुआ है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब आईसीएआर अब क्या है, ये आया है भाई, इसके लिए भी हम देख लेते हैं बेसिकली आईसीएआर क्या होता है, आईसीएआर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो आईसीएआर, ओके, मैं एक बार सर्च कर रहा हूँ, मुझे पूरा याद तो नहीं है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तो हाँ, आईसीआर इसका पहले फुल फॉर्म नोट कर लेते हैं। वेयर कैन आई राइट? ओके, आईसीआर बेसिकली मतलब होता है इंडियन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये स्टैब्लिश कब किया गया था? ये 16 जुलाई 1929 को, सॉरी 29 को स्टैब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हाँ। और ये ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये ऑपरेट होता है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कि, ओके, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में इसको ऑपरेट किया जाता है, उसके अंडर ही आता है, ये मान लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ, अच्छा, अगला क्या है? जंगली चावल का संरक्षण। जंगली चावल, ओके, ये जंगली चावल बेसिकली क्या है? इसे आप वाइल्ड राइस कहते हो। ये है ओराइजा रूफी पोगन। ठीक है, ओराइजा रूफी पोगन, ये क्या है? वाइल्ड राइस में देखिए, वाइल्ड राइस बेसिकली मतलब क्या है, इस ये वाली जो राइस है इसमें क्लाइमेट रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस के जीन होते हैं। मतलब जो क्लाइमेट को रेजिस्ट कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो इन चीजों का बहुत फर्क इस स्पेशीज पर नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं क्लाइमेट रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल्सो पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब इनमें कीड़े जल्दी नहीं लगेंगे। ओके, तो ये ऐसे कुछ इनके अंदर जीन होती है, कुछ खासियत होती है। ओके, तो इनको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो बोरजुली यानी कि असम का ये जिला है जहां पे ये जंगली चावल की जो प्रजाति है, इसको क्या किया गया है? इन सीटू कंजर्वेशन हेतु इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया गया है, ताकि फ्यूचर में हमें इसका हम जीन निकाल कर नए प्रजाति के चावल बना सकें, जो कि जो कि क्लाइमेट और पेस्ट रेजिस्टेंट हों। ठीक है, ताकि उनमें जल्दी कीड़े मकोड़े ना लगे या वो क्लाइमेट के लिए सेफ हो। नाउ नेक्स्ट, नागौरी पान मेथी, ये क्या देखते हैं? तो राजस्थान की नागौरी पान मेथी को PPVFR द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है।
ओके, ठीक है, इनको इनके द्वारा इनको पेटेंट प्रदान किया गया है, तो इसके बारे में बहुत और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कृषि पोषण एवं मृदा सुधार सम्मान। मृदा सुधार सम्मान यानी कि सॉइल फार्मर हीरो, फाओ की बात करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, ओके। तो सॉइल फार्मर हीरो, सॉइल फार्मर हीरो पोलाची तमिलनाडु के किसान वुल्लुवन वुल्लुवन को बहुफसली कृषि एवं कृषि वानिकी द्वारा मृदा स्वास्थ्य सुधारने हेतु सम्मानित किया गया है। फाओ द्वारा इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया हुआ था कि सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फूड प्लानेट प्राइज 2026, जिसमें 1.5 मिलियन डॉलर का प्राइस था। ओके, तो स्वीडन के कर्ट बर्गफोस फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, स्वीडन का जो कर्ट बर्गफोस फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये प्राइज या ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया जाता है। और ये जो अवार्ड अवार्ड है ये आंध्र प्रदेश को मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को ये अवार्ड मिला है, जिसमें 1.5 मिलियन डॉलर का प्राइज भी इनको प्रोवाइड किया गया है। ओके, ठीक है, क्यों किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती के फील्ड में सुधार किया था। ठीक है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग में इन्होंने क्या किया है? इंप्रूवमेंट किया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट फाओ यानी कि FAO, फार्मर सॉइल हीरो। ठीक है, फाओ एग्री कोला पदक 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। ये क्या है समझते हैं? ठीक है, ओके, ठीक है, आप इसके लिए आप इतना ही याद रखिए कि किससे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया गया है, फाओ एग्रीकोला मेडल। ओके, ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं, जब प्रधानमंत्री को दिया गया है ये, तो ये है क्या, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके, तो 20 मई 2026 को इटली के रोम में अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि भाई फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फाओ का हेडक्वार्टर है इटली में। ठीक है, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और इस फाओ द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक खाद्य एवं कृषि संगठन है ये। ओके, इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये इस संगठन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, जिसे आप एग्रीकोला पदक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस अवार्ड का नाम क्या है? एग्रीकोला मेडल। ये प्रदान किया गया है। और ये प्रदान क्यों किया गया है? ये सम्मान उन्हें खाद्य सुरक्षा हो गया या एग्रीकल्चर हो गया और विलेज डेवलपमेंट हो गया, उसके नेतृत्व के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री को दिया गया तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली, रोम में है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कृषि एआई व राष्ट्रीय पहले यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या एआई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे भारत विस्तार है, पहला भारत विस्तार। तो बजट 2026-27 में घोषित किसानों हेतु तो एआई आधारित बहुभाषी सलाहकार उपकरण। ये भी क्या है? एआई बेस्ड क्या है? ये एडवाइजरी एक टूल है, मतलब उनको सहायता करने के लिए या उनको सुझाव देने के लिए ये टूल बनाया गया है। राइट, ओके, ऑलराइट, तो भारत विस्तार, तो यूनियन बजट में इसको मेंशन किया गया है, जो क्या करेगा? जो रियल टाइम सॉइल का और न्यूट्रिएंट्स का और वेदर का डेटा प्रोवाइड करेगा। मतलब आपके लोकेशन पे क्या क्लाइमेट है और आपके खेत में कितना न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और सॉइल के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। राइट, तो भारत विस्तार अगर बात आता है तो ये इसी से संबंधित है, जिसको बजट में मेंशन किया गया, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा कृषि एआई 2026, तो सटीक खेती, मृदा स्वास्थ्य निगरानी व जलवायु अनुकूल फसल चयन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा रोड मैप एक बनाया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये प्रिसीजन फार्मिंग और सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ये मदद करेगा। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट, खेत बचाओ अभियान। तो केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा रामसिया गांव से शुरू हुआ है क्या खेत बचाओ अभियान। एंड कहाँ से शुरू हुआ है, एमपी मध्य प्रदेश के रायसेना से। उन्नत कृषि महोत्सव 2026, तो रायसेना में भी ये आयोजित किया गया था उन्नत कृषि महोत्सव, इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से कृषि वर्ष के रूप मना रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार क्या मना रही है, कृषि वर्ष, ठीक है। और आईसीएआर उन्नत किस्में, जिसमें 25 फसलों की 184 उन्नत किस्में जारी की गई है। 25 फसलों की सबसे जो इंपॉर्टेंट जो स्पेशीज हैं उसको ये रिलीज किया है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पीएम प्रणाम भी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम ये क्या है समझते हैं। तो पीएम प्रणाम जो स्कीम है, ये स्कीम है, इसे 2023-24, ठीक है, में घोषित किया गया था। और पीएम प्रणाम, अच्छा प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है वो इंपॉर्टेंट, इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रणाम का फुल फॉर्म आप इसे नोट कर लीजिए। प्रणाम इज बेसिकली पीएम प्रोग्राम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन अवेयरनेस, नरिशमेंट, नरिशमेंट, ओके, नरिशमेंट एंड, और क्या था, नरिशमेंट एंड amelioration of mother earth, amelioration of mother earth, ये इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रणाम का, ठीक है। हो सकता है पीएम, हो सकता है प्रणाम का फुल फॉर्म आ जाए जिसमें चार ऐसे फुल फॉर्म लिखे रहे हैं और जिसमें से एक ही सही हो, आपको टिक करने के लिए पूछ ले कि कौन सा सही है, तो आपको ये याद रखना रहेगा, ठीक है। तो दैट इज पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एम्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। और राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है वो समझते हैं पहले, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, यानी कि यूरिया हो गया, ठीक है, इसका उपयोग घटाकर हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल जो ये होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनको बढ़ावा देना, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम आगे अग्रसर होना, ठीक है। तो यूरिया वगैरह घटाकर क्या करना, बायोलॉजिकल या नेचुरल उर्वरक को बढ़ावा देना, ठीक है। और ऑल्सो इनको एक सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी 50%, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है, इनको वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग क्या करें, इस नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकें, ठीक है। ओके, तो ये अगला है हमारा फिफ्थ नंबर, विच इज बेस्ड ऑन वाटर सैनिटेशन एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि जल स्वच्छता, सामुदायिक पोषण एवं वैश्विक सूचकांक की बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है, जीएस वाले सेक्शन में, आई मीन आपके सोशल साइंस रिलेटेड सेक्शन में भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी बात करते हैं, ओके। सबसे पहले जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 2.0। तो हर घर नल योजना 2028 तक विस्तारित, यानी कि इसको एक्सटेंशन मिल गया है हर घर नल योजना को 2028 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड के साथ एमओयूज साइन करना। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है इसमें, बेसिकली सुरक्षित पेयजल सीधे पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ा होता है। तो आपके घर में सीधा सीधा आपको क्या, एक टैप वाटर लग जाएगा, एक नल लग जाएगा, दैट इज व्हाट हर घर जल योजना इज, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, मतलब ये डायरेक्टली ये स्टंटिंग को रोकता है, क्योंकि जो दूषित पानी होता है, दूषित जल होता है, जल होता है, इसमें इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चों में जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो रुक जाते हैं, बिकॉज वो सारा न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, वो उस जल में जो इन्फेक्शंस हैं, जो प्रोटोजोन्स या वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली स्टंटिंग से रिलेटेड है।
ओके, तो अब ये देखते हैं ये बेसिकली जल जीवन मिशन लॉन्च कब हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका लॉन्च डेट, क्योंकि ये न्यूज में था। तो इसका लॉन्च हुआ था जल जीवन मिशन का 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 को। तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन इसको लॉन्च किया गया था, राइट। और अब इसको एक्सटेंशन मिल गया है 2028 तक। इसमें बेसिकली बोला गया है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराया जाएगा, 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे, इस स्कीम के तहत। ओके, ठीक है, खासकर ये ग्रामीण इलाकों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट में है जो है पाई 2, पाई 2.0। आप इसे 4-5 स्टार मार्क कर सकते हैं, विच इज बेसिकली पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0, जिसे इन शॉर्ट पाई बोला जाता है। ये बेसिकली एक हेल्दी पंचायत के कंसेप्ट पर बेस्ड है। हेल्दी पंचायत समझेंगे क्या है बेसिकली। ओके, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 150 इंडिकेटर्स और 230 पॉइंट्स का एक एनालिसिस किया गया है ना। इन इंडिकेटर, इन कंपोनेंट को एनालाइज किया गया है और भारत के लगभग 2,60,000 ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायतों का क्या किया गया है, इनका मूल्यांकन किया गया है, इनका इवैल्यूएशन किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है वो भी देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हेल्दी पंचायत है ये, और इसका थीम क्या है। इसके तहत देश के लगभग 1015 ग्राम पंचायतों ने सर्वोच्च A+ ग्रेड हासिल किया है। ठीक है, ए ग्रेड इन्होंने हासिल किया है। ओके, इसमें क्या क्या नोट किया गया है इस A+ ग्रेड हासिल करने में। इसमें किन किन चीजों पर फोकस किया गया है। इसमें फोकस किया गया है बाल पोषण पर, यानी कि मतलब उस गांव में बच्चों का न्यूट्रिशन कैसा है। इसके अलावा उस गांव में जो संस्थागत डिलीवरीज हो रही है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है, उनका रेट क्या है, और उस गांव में स्वच्छता कितना मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो इन आधार पर 1015 गांवों को क्या दिया गया है, A+ ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। लेकिन कितने गांवों को कंसिडर किया गया था, कितने गांवों को सर्वे किया गया था, 2,60,000 गांव में से सिर्फ 1015 गांव ही A+ ग्रेड में शामिल है, राइट। तो ये बड़ी बात है, बड़ी छोटी बात है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये चीजें हैं। तो यहाँ पे ये IIED है, IIED। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में, किसमें, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में ये आइलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। आइसलैंड ये एक यूरोपियन कंट्री है, राइट। ये क्या रहा है, ये टॉप पर रहा है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के मामले में, खाद्य सुरक्षा के मामले में वैश्विक स्तर पर। और भारत का जो रैंकिंग है ये बहुत पीछे है, मतलब हालांकि इसमें रैंकिंग सिस्टम नहीं दिया गया 1 2 3 4, इसमें एक ग्रेडिंग सिस्टम, एक मार्क सिस्टम दिया गया। तो भारत का जो आप मान सकते हैं जो ग्रेडिंग है, ये ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सबसे भी पीछे है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के मामले में कि कितने लोगों को फूड अवेलेबल हो पा रहा है। इसके अलावा अगला क्या है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26। तो नेपल्स, इटली का जो शहर है, इसको विश्व में प्रथम स्थान मिला है फूड सिटी रैंकिंग के मामले में। ठीक है, ओके, तो इतना याद रखना है। इसमें बेसिकली भारत की रैंकिंग वगैरह जैसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और इसमें फिर भी जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये भारत में टॉप रैंक पर है। ओके, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पार्ट 2 का करंट अफेयर। आई बिलीव आपको ये सारा चीजें समझ में आया है, और इसके हमने हमने कोशिश किया कि इसके हर एक कंसेप्ट को, हर एक कंपोनेंट को भी डिस्कशन करें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो आपसे मिस ना हो पाए। और यहाँ पे कुछ रिवीजन के फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करंट अफेयर को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक करके हम उन 8 पार्ट को डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं पूरे के पूरे 8 पार्ट को डिस्कस कर लूँ, बट आई डू नॉट गारंटी, आई कैन नॉट गारंटी एक्चुअली। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।